चलिए स्टार्ट करें क्लास को। हाँ हाँ बेटा देखते हैं अभी कौन सा क्वेश्चन होगा। क्या अब ठीक है, चलो बहुत सेकंड। अगर कुछ इस क्लास में नए बच्चे बैठे हैं तो उनके लिए यही काम है कि सबसे पहले आपके पूर्ण प्ले लिस्ट पे जा करके पहले वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे 1 to 40, धीरे धीरे करके मैंने 1 to 40 तक आपको दे दिए, ठीक है। तो 1 to 40 तक जो क्वेश्चन दिए थे, पहले मैं उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है उनका मैं एक बार डिस्कशन कर देता हूँ। इसी क्लास है तो उसमें जितना हो पाएगा, जितना हम कराते हैं जल्दी जल्दी। चलिए इसमें एक क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पेज नंबर 21, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। ये काफी सारे बच्चों ने किया भी, लेकिन काफी सारे बच्चों से हुआ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये कितने लोगों से हुआ है फाइनली? क्वेश्चन नंबर 28 इसमें लिखा है 1 2 2 फिर 4 4 करके लिखा है, फिर 8 8 करके लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस और भी आते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत से समझ लेंगे तो फिर जो है क्वेश्चन होने लगते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले लिखा है अब साइलेंस 1 2 2, फिर लिखा है 4 4 4 4, फिर लिखा है 8 8 8, ऐसे करके वो 8 टाइम्स लिखा है। बच्चों उसको करने का जनरल कंसेप्ट समझिएगा क्या होता है, क्योंकि ऐसे और भी क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल में गिवन है पहले से, ठीक है। अगर आपने एक सही ढंग से समझ लिया तो बाकी सारे होने लगेंगे। तो हमको देखना क्या होता है सिर्फ कि जो 1 है, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी सीखने के लिए मिले। तो सबसे पहले जो 1 है उस 1 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन, यानी 1 कहां पे एंड हो रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे। 2 कहां पे एंड हो रहा है? थर्ड पोजीशन पे। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो 2 है वो थर्ड पोजीशन पे एंड हो रहा है। 4 को देखो कौन सी पोजीशन पे एंड हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7th पोजीशन पे एंड हो रहा है। उसी तरीके से जो 8 है वो कहां पे एंड हो रहा है? 15th पोजीशन पे एंड हो रहा है। तो अगर आपको इस तरह से ये सीक्वेंस बनाना पड़ता है हर बार कि 1 कहां पे एंड हो रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे। 2 कहां पे एंड हो रहा है? थर्ड पोजीशन पे। 4 कहां पे एंड हो रहा है? 7th पोजीशन पे। 8 कहां पे एंड हो रहा है? 15th पोजीशन पे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे करते करते 1 0 to 5th पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा, ऐसा हमसे यहां पर कुछ पूछा जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से हमसे पूछा जा रहा है कि 1 0 to 5th पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा। तो सीरीज को ऐसे जनरल कर दिया, लेकिन जनरल करने के बाद आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार 1 2 की पावर 1 लिख देते हैं, इसको 2 स्क्वायर लिख देते हैं, उसको 2 क्यूब कर देते हैं, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? तो जो प्रोफेसर ये तो एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो है 2, तो इस जीपी का जनरल टर्म क्या होगा?
बताइए ए आर की पावर n माइनस 1। तो अगर हम इस सीरीज को जनरलाइज करेंगे तो उसका जनरल टर्म होगा ए आर की पावर n माइनस 1। यानी ये सीरीज अगर कहीं पे n टर्म पे जाकर के ऐड होगी तो उसका n टर्म क्या होगा ए आर की पावर n माइनस 1। ये तो 1 तो डायरेक्टली लिख देते n माइनस 1। अब हमको इस सीरीज का n टर्म निकालना है, तो इस सीरीज का n टर्म आप निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं? तो इस सीरीज का n टर्म निकालने के लिए पहले हम इस सीरीज को लिखते हैं कि इस सीरीज का 1, 3, 15 इस तरह की अभी आपको एक एक्सरसाइज कराई जाएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में कंसेप्ट पहले आ। तो इस सीरीज का अगर हमको जनरल टर्म निकालना हो तो हम सीरीज एज्यूम कर लेते हैं जिसमें पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 3, तीसरा टर्म है 7, फिर है 15। अब हम जानते नहीं कि इस सीरीज का nth टर्म क्या है, तो हम इसके nth टर्म को tn मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? tn मान लेते हैं। फिर से हम वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हर बार पिछले सीरीज में लगाते हैं कि हम सीरीज को फिर से लिखेंगे लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 ऐसे ये डॉट 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 करके आगे बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा tn भी आगे निकल जाएगा एक टर्म, क्योंकि मैंने एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है। तो बच्चों tn से पहले कौन सा टर्म होगा? वो tn माइनस 1 होगा। ठीक, अब आप कर आप s तो चाहिए नहीं है, अगर s चाहिए हो तो दोनों क्वेश्चंस को ऐड, हमें सब नहीं चाहिए, हमें tn चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? tn, क्योंकि हम इसको जनरलाइज कर, क्योंकि मैंने ये तो जनरलाइज कर दिया तो डायरेक्टली जीपी दिख रही थी, लेकिन हमें इसका जनरल टर्म नहीं पता। तो जनरल टर्म लिखने के लिए मैंने इस सीरीज को जनरलाइज किया, फिर एक टर्म शिफ्ट करके लिखा और हमने क्या कर दिया? हर बार की तरह माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो ये वैल्यू क्या हो गई? 0, ये हो गई 1, 2, फिर 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, ऐसे करते करते यहां पे जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? tn माइनस 1 और ये हो गया माइनस का tn। यहां तक सबको समझ में आया? भाई दोनों को माइनस करेंगे तो यही आएगा और ये माइनस tn हो गया। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? tn। तो माइनस का tn मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया tn इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ऐसे करते करते। तो बच्चों ये सीरीज जब यहां से यहां तक चल रही थी तो उसमें हमने माना था कि नंबर ऑफ टर्म्स n है, क्योंकि मैंने इसको यहां पे tn लिखा। तो सीरीज ये अभी भी वहीं तक चल रही है, तो ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने यहां से लिखना स्टार्ट किया। तो अब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n टर्म्स हो गए। क्यों भाई? यहां तक n टर्म्स हो गए। क्या बात सबको समझ में आ रही? अगर हम इसको नहीं लेंगे, बाकी टर्म्स लेंगे तो वो n-1 टर्म्स हो जाए, लेकिन मैंने सीरीज को पूरा कंप्लीट लिखा है यहां से लेकर के यहां तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो अगर आप इस सीरीज का जनरल टर्म निकालेंगे तो वो क्या आएगा? तो पहले तो ये सर फिर से जीबी बन गई। तो इस सीरीज का जनरल टर्म क्या होगा? ए आर की पावर n माइनस 1। तो क्या वही बात निकल के आ रही? क्या ये वही बात निकल के आ रही? ये जनरल टर्म लिख रहे हैं कि हम सब लिख रहे हैं? सब लिख रहे हैं ना। तो किसी ने हमको क्वेश्चन भेजा था, वो इसकी जगह जनरल टर्म प्लेस कर रहा था, तो ये जनरल टर्म नहीं है, ये तो सब है ना। कितने टर्म्स का? n टर्म्स का। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताने की कोशिश की थी, कभी कभी आप गलती करेंगे, सब की जगह टर्म लिख देंगे, टर्म की जगह सब लिख देंगे। तो ये काफी सारे बच्चे सही कर रहे थे, बस यहां पे गलती कर रहे हैं। तो ये सब है कितने टर्म्स का? n टर्म्स का। और ये जो सम है वो tn को रिप्रेजेंट करता है। तो सम का फॉर्मूला, टर्म का फॉर्मूला अलग होता है। तो क्या लिखेंगे? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है। और अगर आप पहला टर्म छोड़ के लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n माइनस 1। उससे भी वही सम आएगा और यहां से भी वही सम आएगा। सबको क्लियर? चलिए, तो बच्चों आपके पास यहां से tn कितना निकल के आया? 2 की पावर n माइनस में। तो मैं इसको यहां पे प्लेस कर देता हूं। मेरा टारगेट था यहां से जनरल टर्म निकालना, सो मैंने निकाल लिया। अब तुम चेक कर लो क्या मैंने सही निकाला?
n की जगह 1 प्लेस करो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 यानी कि 1। n की जगह 1 प्लेस करो 2 माइनस 1 1। n की जगह 2 पुट करो 2। n की जगह 2 पुट करो 4 माइनस 1 3। यानी ये जनरल टर्म सही है। तो बच्चों आप निकालना क्या है कि 1025th पोजीशन पे कौन सा टर्म ये आपको निकालना है। तो तुम कहोगे 1 कहां पे एंड हो रहा, फर्स्ट पोजीशन। 2 कहां पे एंड हो रहा, थर्ड पोजीशन पे। 2 की पावर n माइनस 1 कहां पे एंड हो रहा है, 2 की पावर n माइनस 1 पोजीशन पे। ये यहां पर एंड हो रहा है 2 की पावर n माइनस 1 वाला टर्म। ये तो जनरल टर्म हो गया। लेकिन 1025 को देख करके आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई 2 की पावर 10 जो होता है वो कुछ 1024 होता है, ठीक है ना। 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो 1025 चाहिए। तो चलिए हम इसको भी तो जनरल टर्म तो निकाल ही चुके हैं। तो हमको ये सोचना है कि अगर हम इसमें हम n की वैल्यू 10 पुट कर तो ये क्या आता है, चलो पहले हम n की वैल्यू 10 पुट करें। तो n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 1 9। n की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो 2 की पावर 10 1024 1024 माइनस 1 1023। यानी कि 1023 पोजीशन पर किसका एंड हो रहा है, 2 की पावर 9 का। देखो मैंने वही लैंग्वेज यहां पे भी यूज की जनरल टर्म में। भाई 7th पोजीशन पे किसका एंड हो रहा था, 4 का। 15th पोजीशन पे किसका एंड हो रहा था, 8 का। तो 102 थर्ड पोजीशन पे किसका एंड हो रहा होगा, 2 की पावर 9 का। ये बात समझ में। लेकिन हमको 102 थर्ड पोजीशन नहीं चाहिए, हमको 105th पोजीशन चाहिए। यानी कि 2 की पावर 9 यहां पे तो एंड हो चुका है। अब 2 की पावर 9 के बाद अगला टर्म कौन सा है, 2 की पावर 10 फिर 2 की पावर 10 फिर 2 की पावर 10 फिर 2 की पावर 10। वो कहां पे एंड हो रहा होगा, वो एंड हो रहा होगा यहां पर n की वैल्यू डाल के निकाल लो। लेकिन हमको उसकी आखिरी पोजीशन से लेना देना नहीं है, हमें तो इसकी बीच में ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1025। यानी कि 2 की पावर 9 के बाद क्या आ रहा होगा, 2 की पावर 10 आ रहा होगा और 2 की पावर 10 फिर से आ रहा होगा। यानी कि 1023 पोजीशन पर 2 की पावर 9 का तो एंड हो चुका होगा। अब उसके एंड होने के बाद 2 की पावर 10 ही तो आएगा और 2 की पावर 10 कब तक आता रहेगा, जब तक हम इसमें n की वैल्यू क्या ना पुट करें। अभी हमने 10 पुट करी थी, अब हम 11 पुट करेंगे। n की वैल्यू 11 पुट करने पर जो भी वैल्यू आएगी वहां तक क्या चल रहा होगा, 2 की पावर 10 चल रहा होगा। ये बात सबको समझ में आए। तो यानी कि हमारे पास तो सिर्फ इसके जस्ट 2 पोजीशन बाद वाले आपको बताना था। यानी कि 1025th पोजीशन पे कौन सा नंबर चल रहा होगा, 2 की पावर 10 चल रहा होगा। एक क्वेश्चन समझ में आया, फिर से बताएं, फिर से बताएं कहां से, 2 की पावर 10। तो ऐसे देखो ये 2 की पावर 9 कब बना, जब तुमने n की वैल्यू 10 पुट की तो ये 2 की पावर 9 बना। ये 2 की पावर 10 कब बनेगा, जब n की वैल्यू 11 पुट करें। 11 माइनस 1 10, 2 की पावर 11 माइनस 1 तो 1024 होता है 2 की पावर 10। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2। इसमें फिर माइनस 1 कर दो, 2047। यानी कि 2047 पोजीशन तक क्या होगा, 2047 तक पोजीशन तक क्या होगा, 2 की पावर 10 होगा। भाई 2 की पावर 9 तक कहां पे एंड हो रहा, 102 थर्ड पोजीशन पे एंड हो रहा। तो उसके बाद तो 2 की पावर 10 चलेगा ना, वो कहां पे एंड होगा, 2047 पोजीशन पे जाके एंड होगा। लेकिन हमको 2047 पोजीशन नहीं निकालनी थी, हमें तो उसके बाद वाली पोजीशन निकालनी थी। तो 1023 के बाद 1025, 1026, 1027 ऐसे चलते चलते 2 की पावर 10 कहां पे एंड होगा, 2047 पर एंड होगा जाके। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1025। तो वहां पे भी क्या मिलेगा आपको, 2 की पावर
10 ही मिलेगा। फिर से बताए क्यों भाई, फिर से बताए। इस क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ऐसा आपके पास मेंस में भी, अभी इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में भी, एडवांस में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन करने का पैटर्न यही है। क्वेश्चन करने का पैटर्न यही है, क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। ठीक है, फिर से बताएं, अभी भी सोच लो। तो ये क्वेश्चन नंबर था 28। इसका एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही क्वेश्चन मैं और ढूंढ देता हूं, इसे भी आपको मिल जाएगा। किसी को पता है ऐसा क्वेश्चन और कहां पर है? इसी महीने और 70 हाँ 76 क्वेश्चन है इंटीजर टाइप। अगर आप चाहें, आपको लग रहा है कि आपको एक कांसेप्ट वाकई में समझ में आ गया, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में 76 नंबर क्वेश्चन करके अपना आप मनोबल बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे हो गया होगा तो 76 वाला भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, जितने के नए बच्चों ने ज्वाइन किया है वो प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग के क्लास के लेक्चर है और उसके बाद सॉल्यूशन से एक्सरसाइज का उतना जरूर कर लें। एक्सरसाइज 1 to 6। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में था 23rd वाला। ठीक है, बस इसमें एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। 1 कहां पे एंड हो रहा? फर्स्ट पोजीशन। 2 कहां पे एंड हो रहा? थर्ड पोजीशन। 4 कहां पे एंड हो रहा? सेवंथ पोजीशन। तो 2 की पावर 10 कहां पे एंड हो रहा? वो भी मैंने आपको बताया 2047 पोजीशन पे एंड हो रहा है ना। यानी कि अगर आपसे 105th पोजीशन पूछी जाएगी तो वो 2 की पावर 10 होगी। 1026 पोजीशन पूछी जाएगी तो वो भी 2 की पावर 10 होगी। 1028 पोजीशन पूछी जाएगी वो भी 2 की पावर 10 होगी। और ऐसे करते 2 की पावर 10 कहां तक चला है? 2047 पोजीशन तक चला है ना। समझ पा रहे हो? दूसरी बुक से भी लगा रहे ना लिखते तो पहले से ही भेज दिया करो हमको, हम सॉल्यूशन भेज देंगे। और अगर नहीं समझ में आए सॉल्यूशन लगा दिया करो, फिर डिस्कस कर देंगे। फिर क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था तो मैंने आपको साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है सर? हाँ सर, जैसे आपने फर्स्ट, थर्ड, 7, 15, अगर ये वाली चीज हमको माइंड में नहीं आई हाँ तो हम डायरेक्ट इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, उसमें टाइम लगेगा। मतलब हमने जो मेथड बताया इस मेथड से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन जो तुम ऑब्जर्वेशन बता रहे हो उससे पता पड़ा ऑब्जर्वेशन एक क्वेश्चन में लगे दूसरे में ना लगे, है ना। तो ये चीज आ रही है बस। हाँ अच्छा, अभी तो समझ में आ गया ना। मतलब हमारे वाले ऑब्जर्वेशन से आप किसी भी टर्म तक पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं है 1025th पोजीशन ही पूछी है, 1026, क्योंकि भैया 2 की पावर 10 का मैंने कहां पे बताया एंड हो रहा है? 2047 पोजीशन पे एंड हो रहा है। और 2 की पावर 10 कहां से चालू हुआ है? 1024 पोजीशन से चालू हुआ, क्योंकि 2 की पावर 9 का तो यहां पे एंड हो गया था, है ना। तो 2 की पावर 10 कहां से चलता है? 1024 पोजीशन से लेकर के 2047 पोजीशन तक चलता है। ये बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम बार-बार एग्जाम में वही क्वेश्चन दें। तो ये जनरल कंसेप्ट है, इसको समझिए। सर एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का आंसर नहीं मैच कर रहा होगा,
हाँ, तो आंसर में नहीं चाहिए, जो आपका जनरल आंसर उसको सही मैच नहीं करेगा। ठीक है, इसमें आंसर सिर्फ एक ही दो क्वेश्चंस का मैच करेगा, पहला और पांचवे का, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। चलिए बच्चों, एक मैं और को क्वेश्चन कराता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसको रफ कर पाएंगे? ये सबको आ गया? ठीक है। बच्चों, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, आप लगाया करिए, जैसे कि ना आया भेज दिया करिए, तो हम समझ जाएंगे कि आप कहां पे अटके हुए हो। अभी हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सीरीज आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, क्लास वर्क एक्सरसाइज है 10, अभी वहां पे हम पहुंचेंगे, लेकिन आपको एक सीरीज सॉल्व करके दिखाते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या निकालना है? सम निकालना है इस सीरीज 3 + 7 + 30 + 21 ... आपको सम निकालना है इस सीरीज। तो बच्चों, वैसे तो किसी भी सीरीज का सम निकालने के लिए, जैसे आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम पता है, उनके स्क्वायर्स का सम पता है, उनके क्यूब का सम पता है, लेकिन अगर आपके पास कोई अजीब टाइप की सीरीज आ जाएगी तो उसका सम आप कैसे निकालेंगे? इसका सम भी निकालना है अप टू, तो इसका सम निकालेंगे अप टू 8 टर्म्स। इस सीरीज का निकालना कैसे निकालोगे? तो तुम मान लोगे कि यार सीरीज का सम निकालने के लिए हम इसका टर्म मान लेंगे। पहले क्या है? dn। क्या है? dn। इस सीरीज के सम को क्या मान लेंगे? s। और फिर से हम इस s को दोबारा लिखते हैं कैसे? एक टर्म शिफ्ट करके। कैसे लिखते हैं? एक टर्म शिफ्ट करके। ये हर बार की स्ट्रेटेजी होती है। तो tn पे आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो उससे पहले क्या आएगा? tn - 1। अब हम पहले जनरल टर्म निकालने की कोशिश करें, दोनों टर्म माइनस कर दें। ये देखिए माइनस कर, तो माइनस का tn उधर चला जाएगा, प्लस का t। 3 + 4 + 8 प्लस कितना आएंगे? ऐसे करते करते यहां पे आ गया tn - -1 माइनस का t। माइनस का tn मैंने पहले उधर शिफ्ट कर दिया था, तो हम यहां पे इसको हटा देते हैं। ये सीरीज आप करके बनते चलिए। ठीक है, यहां तक सीरीज आने के बाद अब आप क्या करोगे? अगर हम सीरीज को यहां से लेते हैं 3 4 8, तो आपके पास किसी भी सीरीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ठीक है ना? 6 होगा, 6 होगा, 3 4 6 यहां पर 6। ओके, तो अगर आप हो जाता है ऐसे, तो अगर आप यहां से सीरीज लोगे तो आपके पास कितना फॉर्मेशन हो रहा है बताइए? 4 - 6 कितना हुआ? 4 - 3 कितना हुआ? 1। 6 - 4 कितना हुआ? 2। तो इसका मतलब डिफरेंसेस सेम नहीं आ रहे हैं। तो जब डिफरेंसेस सेम नहीं आएंगे तो आप सीरीज को यहां से नहीं लोगे, आपको पहला टर्म छोड़ना पड़ेगा। तो सीरीज आप कहां से लोगे? यहां से लोगे। ठीक है, सीरीज आप कहां से लोगे? यहां से लोगे। तो इस तरह की सीरीज को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बताऊं। इसी तरह की सीरीज आपके पास इसके पहले वाले क्वेश्चन में थी। ठीक है ना? टेक्निक यही होती, आप सीरीज को दोबारा लिखो, एक टर्म शिफ्ट करके लिखो और उसको माइनस। टेक्निक यही। अब आप क्या करोगे? देखोगे tn = तो बच्चों ये 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि 3 को लेंगे तो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस नहीं बनेगी, ना ab ना gb। अगर हम 3 को छोड़ देते तो हमारे पास कौन सी सीरीज बन रही है? ab बन रही है।
लेकिन ये एपी के एंड टर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम यहां से यहां तक होते तो ये एंड टर्म्स होते, लेकिन मैंने पहला वाला टर्म छोड़ दिया है, तो कितने हो गए? n-1 टर्म्स हो गए। तो AP के n-1 टर्म्स का सम लिखो, n-1/2 2a प्लस n-1 -1 into d। एक बार चेक कर लेना सही लिखा, ठीक। अब बच्चों जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है, जल्दी से बता दो। 3 प्लस n-1/2 कितना है ये? 8 प्लस ये n-2 into 2 यानी कि 2n-4। बच्चों जल्दी से जरा कॉपी पे सॉल्व करो और आपको बताइए कितना आ रहा सिंप्लीफाई एलसीएम लेने पर। बच्चों अभी तो मैंने सारे स्टेप लिख दिए, ये 2 से कॉमन के हट जाएगा, तो क्या है यार? ये जल्दी से बता दो किसने निकाला? 3 प्लस n-1 into n+2, 3 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n-2, तो कितना आएंगे? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये बच्चों जनरल टर्म निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब ये जनरल टर्म सही है कि नहीं इसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें n की जगह 1 पुट करते हैं, जैसे हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो t3 आता है, सही है ना। फिर हम n की जगह 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, देखो 7 आ रहा है, सही है। वैसे हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा। तो आपने सीक्वेंस का क्या निकाल लिया? जनरल टर्म निकाल। अब आप क्या करोगे? इस सीक्वेंस के कौन से टर्म्स का एडिशन चाहते हो? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, कहां तक ऐड करना चाहते हो? अप टू n टर्म्स का, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या लेते हैं? डायरेक्टली बताया था एक बार, क्या लेंगे? डायरेक्टली समेशन। इसको समेशन में रिप्लेस करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं tr r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। r कहां से जाएगा? 1 से लेकर के n तक। देखिए इस सीरीज को मैंने समेशन से रिप्लेस कर दिया। अगर आप चेक करो तो r की जगह 1 डालोगे तो क्या आएगा? t1 प्लस r की जगह 2 डालोगे तो क्या बनेगा? t2, r की जगह 3 डालोगे तो t3, r की जगह n डालोगे तो tn। तो भाई यही तो चाहिए सारे टर्म्स का सम। भाई जनरल टर्म आपने निकाल दिया, अब आपको क्या चाहिए? t1 प्लस t2 प्लस t3, यही तो है t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू n टर्म्स तक का सम। इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? समेशन से, क्योंकि ये सारा सम क्या कहलाएगा? ये सारा सम क्या कहलाएगा? s कहलाएगा, इसको s कहना दो। अब बाकी चीजें आप जानते हो, कैसे करोगे? ये हो जाएगा समेशन r स्क्वायर प्लस समेशन r प्लस समेशन 1। ये सारे समेशन मैं आपको प्रूफ करा चुका हूं। अगर नहीं पता है आपको समेशन तो एक बार जाकर के लेक्चर्स देखना, उसमें मैंने प्रूविंग करवाई थी कि समेशन r स्क्वायर, इसकी प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं है, समेशंस की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? समेशन की वैल्यूज। तो बस इसको रिप्लेस करेंगे, तो समेशन r स्क्वायर होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। समेशन r क्या होता है? 1/2 n प्लस 1। और 1 का समेशन क्या होता है? कोई बताएगा? 1 का समेशन n कैसे हुआ? भाई 1 को लिख दो r की पावर 0 और r जा रहा है 1 से लेकर के r जा रहा है n। तो जब आप r की जगह 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 0, 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 0, 3 पुट करोगे तो 3 की पावर 0, लास्ट में n पुट करोगे तो n की पावर 0। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये कब तक आ रहा है? n टाइम्स। तो इसको हम n से रिप्लेस कर देते हैं। याद रखिएगा कांस्टेंट का समेशन जो होता है वो क्या होता है? n। तो हमने इसको n से रिप्लेस कर दिया और ये इसका आंसर आ गया। इसको बस सिंप्लीफाई, ठीक है। ये वाला समझ में आया कि सीरीज कैसे सॉल्व की?
बार बार सेम पैटर्न रिपीट करते हैं, एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं, है ना। इसी कंसेप्ट को हम बार बार यूज करते हुए कभी डायरेक्ट टर्म निकालते हैं, कभी सम निकालते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो समेशन आज इस कंसेप्ट को क्लियर है, ये मैंने भी प्रूफ कराया था। तो मैंने इस तरह की सीरीज अभी आपको इंट्रोड्यूस की है, अभी मैं इसके और भी प्रैक्टिस कराऊंगा जब उस एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जेईई मेंस एक्सरसाइज का, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए रफ कर लें, बच्चों उसको रफ करें। तो कोई भी अजीबोगरीब टाइप की सीरीज हो, आप हर सीरीज का जनरल टर्म निकाल सकते हैं इस मेथड से। एक टर्म शिफ्ट करके लिखो, माइनस करो तो आ जाती है, ठीक है। और अगर जनरल टर्म आ गया तो सारी टर्म्स का सम आप निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 10 पर हम वापस लौट के आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने कहां तक डिस्कस किया, एक्सरसाइज 8 तक किया। तो पहले 9 करेंगे, फिर 10 करेंगे। ये अभी बीच में इसलिए बता दिए कि जो है उस क्वेश्चन में ऐसा कंसेप्ट था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 मैंने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन नंबर 39 कराया था और आप उसी समय पूछ रहे थे कि सर 38 बता दो, तो टाइम हो गया था। तो मैंने बताया था 39 जैसा ही 38, जो क्वेश्चन नंबर 39 था उसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर क्या है, 38 क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये क्या होता है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू होती है 0 या 0 से बड़ी। 0 कब होती है, जब नंबर्स इक्वल होते हैं आपस में। तो ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो इस तरह के क्वेश्चंस होने लगते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये प्रूव भी कर देते हैं ये नॉन नेगेटिव होता है, क्योंकि ये बार बार आता ही रहेगा। देखिए सबसे पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद सारे टर्म्स को ब्रेक कर दीजिए। a स्क्वायर ले लीजिए, एक b स्क्वायर ले लीजिए और एक 2ab ले लीजिए, ठीक। फिर एक b स्क्वायर ले लीजिए, एक c स्क्वायर ले लीजिए और एक 2bc ले लीजिए, ठीक। फिर एक c स्क्वायर ले लीजिए, एक a स्क्वायर ले लीजिए और एक 2ca ले लीजिए, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब इस तरह क्या बन जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ये बच्चों क्या बन गया, a माइनस b का, ये बच्चों क्या हो गया, b माइनस c, ये क्या हो गया, c माइनस b। ये अब बच्चों 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वो भी कब होगी, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम पॉजिटिव होगा और इक्वल टू 0 भी तब होता है जब ये नंबर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने बताया था इक्वालिटी तभी होल्ड करती है जब नंबर आपस में सेम हो। अगर आप इतना कंसेप्ट जानते होंगे तो क्वेश्चन नंबर 38 जल्दी से खत्म। ये बेसिक मैथ्स का एक पार्ट था, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू c, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 38 सब लोग करिए अपने आप, अब तो हो जाएगा ना 38।
38 क्वेश्चन करिए सब लोग। अगर मैंने 1 से 40 तक दिए थे, अगर आपका 38 हो चुका है तो 40 भी देख लीजिएगा। से लेके 40 तक कोई अटका है क्या वैसे? 28 से 40 के बीच में 33 31 ठीक है, ओके। हाँ क्वेश्चन का जनरल ऑब्जर्वेशन हमने बताया है, अभी क्वेश्चन नहीं किया है, क्वेश्चन करने का एक कॉन्सेप्ट बताया है कि ये सबको पता होना चाहिए कि कभी भी एक्सप्रेशन आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca जैसा दिखाई देगा, तो ये वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज नॉन नेगेटिव हो, ठीक है। 34 ठीक है, 34 शायद मोर देन 1 हो गया है ना, क्या है देखते हैं क्या, चलो 38 बताना है कि नहीं बताना है? बताना है, चलो। तो ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, ठीक है। 38 इसी के बगल में ही कर देते हैं। 38 एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, तो मैं इसको 3y का स्क्वायर लिख देता हूं, इसको मैं 5z का स्क्वायर लिख देता हूं, और सारे टर्म में इधर जब x y z का 15 अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 15yz, ठीक। फिर आप x y z का 5 by y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5xz, ठीक है। फिर आप 3 अपॉन z का करेंगे तो z z कैंसिल 3xy, बच्चों बात में करिए। हाँ तो हो गया, सारे टर्म में एक तरफ ले आया हूं तो यहां पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a इंटू b माइनस b इंटू c माइनस c इंटू a, ये वैल्यू क्या आ गई? इक्वल टू 0। तो तुम्हें आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये 3xy ये लिखा हुआ है, 15yz ये लिखा हुआ है, 5zx ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0। ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0। दैट मींस ये तो पहले से इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसमें पहले 3 परफेक्ट स्क्वायर बना दो और नंबर्स को इक्वल कर दो, क्योंकि मैंने बताया था इक्वल टू 0 तभी एग्जिस्ट करेगा जब नंबर्स आपस में इक्वल हो। तो ये क्या बन गया? a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर b माइनस c का होल स्क्वायर, फिर c माइनस a का होल स्क्वायर। इसको बच्चों ऐसे ये आया कैसे होगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, ठीक है। और जो 2 डिवाइड में था वो इक्वल टू 0 में चला गया। अब 3 परफेक्ट स्क्वायर का सब 0 है तो हम तीनों को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z। याद रखेंगे, ठीक। ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, इसको k के इक्वल मान लेते हैं, ठीक। अब यहां से बच्चों क्या आ रहा? x k आ गया, y आ गया k by 3 और z क्या आ गया? k by 1। तो बच्चों x y z किसी में है क्या? तो हमें नहीं x y z अगर हम डिफरेंसेस करते हैं तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप 1 अपॉन x 1 अपॉन y और 1 अपॉन z देखें तो वो ab में, क्योंकि ये हो जाएगा 1 by k, ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन k, ये रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाएगा 5 by k। तो यहां पे जो डिफरेंस आ है ये डिफरेंस सेम आ है, ठीक है ना। मतलब 1 by y माइनस 1 by x जो है वो 1 by z माइनस 1 अपॉन y के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना।
तो 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन किसमें है AP में। तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो x y z किसमें हो जाएगा HP। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन पढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, इसको रॉक करते हैं, ये वाला कंसेप्ट। अभी बच्चों AM, GM, HM की इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन मत लगाइए किसी भी बुक से, क्योंकि 2-3 बच्चों ने AM, GM, HM की इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन हमको भेजे, लेकिन अभी हमने कराया नहीं है। अभी हम एक्सरसाइज पेंडिंग है ना, वो आगे करनी है, अभी तब वो क्लियर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था? 31 क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें लिखा है ABC AB में, ABC AP में इसका मतलब 2B is equal to A plus C, इक्वेशन 1। फिर क्या लिखा है? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर GP में। अगर ये GP में तो बीच वाले का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा? B स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर A स्क्वायर C स्क्वायर, बाहर निकल के हो जाएगा प्लस माइनस AC। ठीक है, ओके, याद रखिए। अब हमारे पास एक रिलेशन और दिया है कि जो A प्लस B प्लस C वो 3/2 है। एक इंफॉर्मेशन और भी है, लेकिन आप लोग को लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन काम की नहीं होती है। एक इंफॉर्मेशन ये भी दी है अलग से, ठीक है, और उसमें A की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले A प्लस C तो आपको पता ही है ना, A प्लस C पता है। देखो A प्लस C कितना है? 2B। तो यहां प्लेस कर दो, 2B प्लस B कितना हो जाएगा? 3B। तो 3B इज इक्वल टू 3/2। तो B कितना आ गया? 1/2। ओके, अगर हम B की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं 1/2, तो AC क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/4। ये क्लियर? क्यों भाई? मैंने B की वैल्यू पुट कर दी तो AC आ गया। अब एक बात बताओ, A प्लस C कितना है? A प्लस C का 2B और B कितना है? 1/2। यानी A प्लस C कितना आ गया? 1 आ। ठीक है, इससे जो हम डाटा निकाल सकते थे वो मैंने निकाल दिया। अब क्वेश्चन में पढ़ते निकालना और क्या है, यार A निकालना है। ठीक है, तो एक काम करो, अगर आपने कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो आपको इतना जरूर पढ़ाया जाता है, अगर आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो आप एक ऐसी पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हो जिसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा और बीटा होंगे। वो पॉलिनोमियल होती है x स्क्वायर माइनस x टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। ये सबको पता है ना? ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जल्दी सॉल्व कर लें, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ रूट भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है। तो हम एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर देंगे जिसके रूट्स क्या होंगे? A और C, और हमें ये निकालना है। अब तो कौन सर इस इक्वेशन से तो A और C आप डिसाइड कैसे करेंगे? हमने कहा ये रिलेशन दे रखा है कि जो बड़ा वाला होगा वो C होगा और छोटा वाला जो होगा वो A होगा, इसलिए वो रिलेशन अलग से दे दिया हमें। चलो देखते हैं। तो कहोगे सर ठीक है, केस नंबर 1 बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो केस आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि A प्लस C अगर 1 है तो आप AC 1/4 भी ले सकते हो, और अगर आपके पास A प्लस C 1 है तो AC आप माइनस 1/4 भी ले सकते हो ना, क्योंकि A प्लस C तो 1 है लेकिन AC की वैल्यू प्लस माइनस करके दी है ना, तो दो केसेस बन जाएंगे। तो
तो यहां से इक्वेशन फॉर्म करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स क्या है 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे a और c। फिर से देखो, इस इक्वेशन के रूट्स निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के भी रूट्स क्या होंगे a और c होंगे। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों ये क्या है, ध्यान से देखो, ये तो ऐसे दिख रहा है, ये शायद परफेक्ट स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो प्रोफेसर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी a और c यहां से क्या आएंगे इक्वल है। भाई कभी परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो वहां से दो रिपीटेड रूट्स होते हैं, दो फैक्टर सेम हो गए, तो प्रोफेसर ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा केस, क्योंकि a और c इक्वल नहीं हो सकते। ऐसा आपके पास गिवन है कि a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया। दूसरे केस की तरफ आगे सर, जब इस वाले केस की तरफ आएंगे तो इसके हमको रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए आपको पहले इसको धराचार से सॉल्व करना पड़ेगा। तो धराचार फॉर्मूला सब लोग जानते हैं ना, उससे निकालिए, उसके दो आ जाएंगे और आपका जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, धराचार फॉर्मूला सबको पता है ना, पहले इसको सेकंड से लिख लो। ये इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना है 32। चलिए x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4 इज अपॉन 2a 8। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो करना है आगे कर लिया, छोड़ दे। तो यहां से दो वैल्यूज आएंगे a और c की, उससे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। और याद रखिएगा a लेस देन b लेस देन c आपके पास गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। और कौन सा हो गया था 33 34। ठीक, तो 33 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक समेशन गिवन है, तो समेशन ओपन करिए धीरे से। x is equal to ये कितने लोग, कोई ऐसे हिंट चाहिए तो बता दे। इसमें मतलब n की वैल्यू 0 डालो तो सबसे पहले 1 बन जाएगा, ठीक। फिर n की वैल्यू 1 डालो तो cos स्क्वायर 5 बन जाएगा, n की जगह 2 डालो तो cos की पावर 4 5 बन जाएगा। ऐसे करके एक सीरीज बन जाएगी, कहां तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो ये जीपी बन गई इनफाइनाइट टर्म्स की। अगर ये जीपी बन जाएगी इनफाइनाइट टर्म्स की, तो उसका सम क्या होगा a अपॉन 1 माइनस r, उसे आपको यूज करना पड़ेगा। a क्या होगा इसका 1, r क्या होगा cos स्क्वायर 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर 5। 1 माइनस cos स्क्वायर 5 को आप sin स्क्वायर 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से sin स्क्वायर 5 आ जाएगा 1 अपॉन x, या x आ गया 1 अपॉन sin स्क्वायर 5। इसने पूछा, एक बार करके देख लोगे ना, ठीक है। और उसके बाद आपके पास y गिवन है, उसमें भी n की जगह 0 पुट करो तो वही सेम सीरीज बन जाएगी 1 प्लस sin स्क्वायर 5 प्लस sin की पावर 4 5, ऐसे बनती चली जाएगी। तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 1 माइनस r, यानी 1 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर 5, यानी कि cos स्क्वायर 5। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही इनफाइनाइट जीपी
तो जब आप z लिखेंगे तो z में cos स्क्वायर फाई और sin स्क्वायर फाई की बात लिखनी पड़ेगी जो आपने निकाली। वो जैसे ही लिखोगे इसमें सिंप्लीफाई करोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ भाई 33 हो जाएगा कि फिर से बताएगा? 33 वाला देख लो भाई। 33 एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए। जो आपकी तीसरी वाली सीरीज है ना जेड, जब आप उसका कॉमन रेशियो निकाल लेंगे और फाइनाइट टर्म्स का सब का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे आपको sin स्क्वायर फाई और cos स्क्वायर फाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो sin स्क्वायर फाई हो जाएगा 1/x और cos स्क्वायर फाई हो जाएगा 1/1। वो आप पुट कर दीजिएगा, x y z के टर्म्स में पूरा रिलेशन बन जाएगा। उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। हाँ भाई ठीक है। थर्टी फोर क्वेश्चन की समझ करो अपनी कॉपी में। 34 क्वेश्चन कैसे करेंगे अपना अपना सब लोग करके चेक करिए। कह रहा है डिक्रीजिंग जीपी है, तो ठीक है, डिक्रीजिंग जीपी का मतलब यहाँ पे कॉमन रेशियो शायद सॉल्व करने पर दो तरह के आएंगे। उसमें जो कॉमन रेशियो कम वाला हो वो एक्सेप्ट कर लेना। कह रहा है कि G1 G2 G3 की वैल्यू है 30। अब हमको एज्यूम करना पड़ेगा G1 है A, G2 है AR, G3 है AR स्क्वायर। जरा मान के एज्यूम करके सॉल्व करिए। वो हिट करता हूं, करना चालू करिए, जो होगी वो कर देंगे। अच्छा कुछ समझ पा रहे हैं? प्लेलिस्ट है उस ग्रुप में, एक बार उसको देख लो और जो समझ में नहीं आया ठीक है। ठीक है, तो 31 हो गया, इसको भी हम हटा देते हैं। हाँ या 34 वाला कर देते हैं। चलो 34 देखिए, 34 क्या लिखा है? G1 को मान लो A, G2 को मान लो AR, G3 को मान लो AR स्क्वायर। बच्चों आपके मन में ये भी आ रहा होगा, लेकिन ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि कभी भी जीपी में 3 टर्म लेते हैं तो A AR भी लेते हैं, लेकिन वो लेते कब है? जब हमारे पास उन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हो तभी हम उन टर्म्स को एज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट नहीं लिखा है, क्या लिखा है? सम लिखा हुआ। तो हमने इसीलिए यहाँ पर A AR और AR स्क्वायर लिया। चलिए G1 प्लस G2 प्लस G3 इज इक्वल टू 30, यानी कि A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 30। A कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया रिलेशन 1। फिर क्या लिखा है? तीनों के स्क्वायर का सम। जब हम G1 का स्क्वायर करेंगे, G2 का स्क्वायर करेंगे और G3 का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये जो हमारे पास सब जो है वो 91। इसमें से A स्क्वायर कॉमन ले लो, ये ऐसा रिलेशन बन के तैयार हो गया। ये हो गया रिलेशन 2। अब क्या करो, यहां से आपको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे? ऐसे डिवाइड करना ताकि A कैंसिल हो जाए। तो एक काम करो, इसमें दो स्क्वायरिंग कर दो और फिर डिवाइड कर दो। ठीक है, उसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं। A स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम कर क्या रहे हैं? 1 का स्क्वायर कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। चलो डिवाइड कर देते हैं, तो
तो a स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 इज इक्वल टू 91। ठीक, अब मैंने लास्ट तक पे आपको एक ट्रिक बताई, क्या बताया थी कि r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 इसके हम क्या कर देते हैं, फैक्टर्स कर देते हैं। ये मैंने इसीलिए आपको पहले से बता दिया था, मैंने कहा था इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, मतलब 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक। इनमें से जो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको सिखा रहा हूँ इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं। मैंने आप स्क्वायर को ब्रेक कर दिया है 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिख करके, ठीक है। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन गया r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b a माइनस b। तो बच्चों ये फैक्टर होते हैं, आज आपने दोबारा देखे तो फैक्टर्स को तो याद तो हो ही नहीं होगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, हाँ ऑप्शन एक बार देखेंगे आप पहले। ऑप्शंस में क्या चेक करें, हमने मान लिया G1 G2 G3 हाँ। 139 है, इसमें लिखा है डज नॉट होल्ड, जो होल्ड नहीं करता है वो वाला आंसर बताना है। कैसे मान सकते हो, डिक्रीजिंग जीपी है, उल्टा मान हमने देख लिया। अरे कोई बात नहीं, कोई पूछ रहा है तो उसको भैया ऐसा लगता है कि सारी जनता टॉप कर रही है, लेकिन अभी आपका एग्जाम होगा तो उसमें पता पड़ जाएगा। उसमें एपी आ रहा है और डोमेन भी आ रहा है। याद रखिए। तो आपका टेस्ट होने वाला है शायद और मेरे ख्याल से 16 तारीख को, उसमें एपी भी आ रहा है और डोमेन भी आ रहा है। तो उसमें डोमेन के ठीक क्या क्वेश्चंस है, एपी की तो हमें लगता है एपी आपको इजी लग रहा होगा, वही क्वेश्चन पढ़ेंगे ज्यादा टफ नहीं लगेंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हो जाता है, ऐसा होगा नहीं। जब आप पेपर दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अटकेंगे, लेकिन अगर आपने क्लासेस सही ढंग से की है, सारे क्वेश्चंस अगर सही ढंग से करते चले आ रहे हो तो दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन पेपर लगाने में, ठीक है। तो बच्चों इसके फैक्टर करने तो हो जाएगा 1, वो लिखे फैक्टर r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 37, यानी कि 30/7। तो ये वाला से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये क्या बना, ये बना 1 प्लस r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 13/7। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये r पे पक्का क्वाड्रेटिक बन रही होगी, उसके 2 रूट्स होंगे और 2 रूट्स वही वाला रूट्स एक्सेप्ट करना जो क्वेश्चन कंडीशन है। क्वेश्चन लिखा है डिक्रीजिंग जीपी, तो आर वही वाला लेगा, एक आर आएगा जिससे इंक्रीजिंग जीपी बन जाएगा, एक आर वो आएगा जिससे डिक्रीजिंग जीपी बन जाएगी। करके अभी भी चेक करिए। हाँ भाई जल्दी जल्दी करके चेक करिए। क्या 27 क्वेश्चन बताना है क्या, 27 दोबारा नहीं बताए ना, करा चुके हैं। 27 भी बता चुका है, 26 चेक तो 26 बताने हैं क्या दोबारा, तो कराए नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। नहीं है ओके, 26 कर देंगे। 34 को फिनिश मान के चले, ये वाला क्वेश्चन 34 वाला, यहां से आर की किसी ने किया फैक्टराइज क्या आई, दो वैल्यूज आएंगी तो उसमें जो कम वाली है वैल्यू 1/3 ले लेंगे, आर आ गया 1/3 और आर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास ए भी आ जाएगा, ए आ गया, आर आ गया, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करते जाओ बस। हो गया।
ठीक है, वैल्यू आएगी यहां से 1/3, ठीक है, और ए आएगा आपका 9। अब आप अपने ऑप्शंस चेक करते जाओ, बस क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से बताएं, आगे समझते दोबारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बस ये कंफ्यूजन आता है कि द tangents of the two acute angles are, ठीक है ना। इस लाइन को पढ़ने में कंफ्यूजन आता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको लॉक करते हैं, ये वाला हटा देते हैं पढ़ने, ठीक। तो फैक्टर आप याद रखते हैं, बार बार फैक्टराइज नहीं करेंगे। और हमने पहले ही बता दिया था A/R, AR तभी लेते हैं जब जीबी में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो। यहां प्रोडक्ट नहीं था, क्या था? सम, इसीलिए हमने उस टाइप के टर्म्स नहीं लिए। अगर कोई लेता है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन उसको फिर टाइम काफी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन लिखा है, the three sides of a right angle triangle are in GP। तो ये तो ऐसी समझ में आ रहा है कि 3 साइड से राइट एंगल ट्रायंगल में वो GP है, तो GP A/R AR, इससे भी लेके कर सकते हो, या तो AR स्क्वायर, उससे भी लेके कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये इंक्रीजिंग जीबी है तो उसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? AR। ये हो गया A/R, ये हो गया A, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, यहां से आपके पास R निकल आएगा। लेकिन जो पूछा जा रहा है उसमें कह रहा है कि the tangents of two acute angles, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दो राइट एंगल्स हैं, यानी यही दो एक्यूट एंगल्स हैं। यानी एक बार आपको उस राइट एंगल ट्रायंगल में tan A निकालना है, tangent मतलब tan, एक बार आपको tan A निकालना है और एक बार आपको tan C निकालना है। ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है। लेकिन tan A tan B या किसी का भी tan क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो उसके लिए आपको परपेंडिकुलर और बेस निकालना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे। उसके लिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, उसको धीरे धीरे यूज करके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें से a स्क्वायर आप हटा सकते हैं, पॉजिटिव है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1। जरा इसको सॉल्व करिए, तो सारे स्टेप लिखने हैं, लेकिन आप जल्दी से कर दीजिए। 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू r की पावर 4, तो r की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करते हैं, r स्क्वायर को कुछ t या a मान लो, तो ये बनेगी t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। सबसे पहले इसको फैक्टराइज होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आया 1 प्लस 4 विच इज 5। चलो t निकालो, t क्या होगा माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब t की दो वैल्यूज है, बिकॉज़ t क्या है तुम्हारे पास r स्क्वायर भी है, तो t को r स्क्वायर लिख दो,
तो आर स्क्वायर एक होगा 1 प्लस रूट 5/2 और एक होगा 1 माइनस रूट 5/2। तो बेटा हम यही वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 माइनस रूट 5 नेगेटिव होगा। तो यही वाला हम आर एज्यूम कर लेंगे, दूसरा वाला रिजेक्ट कर देंगे। तो यहां से आर की वैल्यू होगी रूट के अंदर 1 प्लस रूट 5/2, ये आएगी आर की वैल्यू। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक बार tan A निकालना है, tan C। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम tan C निकाल लेते हैं। tan C ये आपका रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो tan C क्या होगा, परपेंडिकुलर which is A upon R upon base which is A, ये हो गया 1 upon R। ठीक है, ये हो गया tan C। tan C के बाद आपको tan A निकालना है। tan A बोलोगे तो रेफरेंस एंगल बदल जाएगा, इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो जब tan A लिखोगे दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि तुम A को डिवाइड करोगे A अपॉन R से, यानी ये वैल्यू हो गई R। यानी तुम्हारा एक एक्यूट एंगल तो ये आ गया और दूसरा क्या है 1 अपॉन R, यानी इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2 अपॉन रूट 5 प्लस 1। आंसर ही मैच कर रहा है, इसको रैशनलाइज कर लो। ये देखो रैशनलाइज कर दिया, अब चेक करो जरा आ रहा है क्या, अभी भी नहीं आ रहा। ये कितना हो गया 4 यानी कि रूट 5 माइनस 1/2। एक ये आंसर है और दूसरा आंसर ये। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो क्या हुआ। अरे भाई तुम लोग 13 मैच में होते हैं, कितने देर का क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 बताना है क्या, 40 हो गया सबसे 40 बता रहे हैं, जल्दी देख लो क्योंकि 1 से लेके 40 तक दिए थे, उसमें 40 नंबर बताने हैं। क्वेश्चन बता दो, भी बता दो, किया था 40 वाला नहीं किया, हो गया। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 24 भी क्लास में डिस्कस कर दिया था बहुत अच्छी तरीके से। 25 बताना है क्या, 25 या 40? ठीक है, तो बच्चों हम ये मान के चलने की 1 से लेके 40 तक सबके कंप्लीट, ठीक है, 1 से लेके 40 तक सभी ने कर लिया। ठीक है, यस सर, 1 से 40 तक हो गए ना सबके? यस सर, क्या टाइम हो गया क्या? यस सर, जल्दी कैसे हो गया, अभी नहीं हुआ है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, हमारी बात सुनो ध्यान से भाई। जो भी आपका टेस्ट है, क्या टेस्ट है, 16 तारीख है ना, तो उसके लिए एक्सरसाइज 1 2 3 सही से लगा लेना। उसमें जितने भी क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स होंगे वो आपको टेस्ट पे मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी थ्योरी एक्सरसाइज सही से क्लियर है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे, चाहे वो नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स पे हो या एपी का कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान देना होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी बात और भी सुनिए। हाँ, हम लोग के पास नेक्स्ट टर्म पे कहां तक हम लोगों ने कर लिया था, एक्सरसाइज 7 तक, 8 तक कर लिया था। तो एक्सरसाइज 9 क्यों भाई, एक्सरसाइज 9 ये आपको ट्राई करके आनी होगी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
एक्सरसाइज 9। ध्यान रखिएगा, अभी तक जितने भी नए बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 8 तक कंप्लीट करनी होगी। और जेईई में एक्सरसाइज के मैंने 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन करवा दिए, मतलब उनका डिस्कशन भी कराया है, एक क्वेश्चन कराया है। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल दिए हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन। अगर आप प्लेलिस्ट में थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको जेईई में एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन पे मिलेंगे, जो डिफिकल्ट वाले हैं वो मैंने डाल दिए उसमें, ठीक है। और बेटा और क्लास वर्क एक्सरसाइज 9, तो आप लोग कितने लोग हैं अपनी बुक ना बंद करिए, ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। क्लास वर्क एक्सरसाइज 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कौन बता सकता है कैसे किया जाता है? क्या लिखा है? 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है भाई। आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो जानते ही हो ना, तो 1 से लेकर के 50 स्क्वायर तक लिख दो, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर तक निकाल लो। और इसमें से क्या माइनस कर दो? 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि एक बार 1/6 nn plus 1 2n plus 1 निकालना है, n की वैल्यू 50 रख करके, और एक बार 1/6 nn plus 1 निकालना है, n की वैल्यू 30 पुट करके, और दोनों को माइनस करना है। जैसे ही माइनस करेंगे आपका रिक्वायर्ड सम निकल करके आ जाएगा। और बच्चों अगले टर्म पे हम लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज के पीछे एक टारगेट भी छुपा रहता है, और टारगेट का नाम होता है वीएन मेथड। तो वीएन मेथड, वीएन मेथड, वीएन मेथड, हाँ। तो सारे बच्चे ध्यान से सुने कि इस एक्सरसाइज नंबर 9 में हम लोग सीखेंगे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका नाम होता है वीएन मेथड। तो वीएन मेथड को नेक्स्ट टाइम पे सीखेंगे। वीएन मेथड को सीखने के बाद बड़े बड़े एक्सप्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पार्शियल फ्रैक्शन किए ही आप डायरेक्टली वीएन मेथड से बड़ी बड़ी सीरीज को निकाल लें, चाहे वो सीरीज 1 into 2 into 3 into 4 plus 2 into 3 into 4 into 5 इस टाइप की हो, चाहे रेसिप्रोकल 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 इस टाइप की जितनी भी तरह की सीरीज होगी, चाहे वो जितनी बड़ी हो जाए चाहे वो जितनी छोटी हो जाए, लेकिन अगर आप वीएन मेथड जानते होंगे तो इस तरह की एक्सरसाइज करने का काम काफी जल्दी होगा। वीएन मेथड में क्वेश्चन आते भी